मोहम्मद मकसूद आलम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुसूची पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग उसी को बढ़ाते हुए 12वीं अनुसूची तक देखेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। पहली अनुसूची में हम लोगों ने राज्य क्षेत्र के बारे में देखा था। दूसरी अनुसूची में हम लोगों ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारियों का वेतन देखा था। और तीसरी अनुसूची में हम लोगों ने शपथ के बारे में देखा था। चौथी अनुसूची में राज्य क्षेत्र के बारे में देखा था। पांचवी अनुसूची में हम लोगों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विशेष क्षेत्र उपबंध के बारे में देखा था। छठी अनुसूची में हम लोगों ने पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो एसटी समुदाय के लिए क्षेत्र आरक्षित है उसके बारे में देखा था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए 7वीं अनुसूची को देखेंगे। 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा करता है। 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा करता है। आखिर ये शक्तियों का बंटवारा किन के मध्य होता है? भारतीय संविधान में हमारे भारत देश को एक संघात्मक राज्य कहा गया है। संघात्मक राज्य में शासन और प्रशासन का बंटवारा राज्य और संघ अर्थात केंद्र सरकार के मध्य होता है, ताकि राज्य और केंद्र सरकार के बीच कम से कम मतभेद हो सके। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं आज अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और ये इन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। इसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, इसे स्टेट लिस्ट कहते हैं और इसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है अर्थात केंद्र सरकार को है, और संघ सूची में उन विषयों को रखा जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। उसी प्रकार राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और राज्य सूची में उन विषयों को रखा जाता है जो राज्य महत्व के होते हैं। ठीक उसी प्रकार समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है और इसमें उन विषयों को रखा जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के और राज्य महत्व के होते हैं। मूल संविधान में संघ सूची में कुल 97 विषय थे, कुल 97 विषय थे जो वर्तमान में बढ़कर 100 विषय हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य सूची में शुरुआती दौर में मूल संविधान के समय 66 विषय थे जो घटकर 61 विषय हो गए हैं, अर्थात राज्य सरकार 61 विषयों पर वर्तमान समय में कानून बना सकती है। ठीक उसी प्रकार समवर्ती सूची में मूल संविधान में कुल 47 विषय दिए गए थे और वो बढ़कर 52 विषय हो गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत और राज्य सूची में जो 66 विषय थे इसमें से 5 विषयों को हटा दिया गया। इसमें से कुल कितने विषयों को हटा दिया गया? 5 विषयों को हटा दिया गया और वही 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से 5 विषयों को हटाकर उसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। इसलिए राज्य सूची में 5 विषयों की घटोत्तरी और समवर्ती सूची में 5 विषयों की बढ़ोतरी हो गई। वे जो विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे वे थे शिक्षा, 1 में शिक्षा था, 2 में वन जीव व पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, नापतौल और वन। ये 5 विषय थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। वे थे शिक्षा, वन जीव व पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, नापतौल और वन से संबंधित थे। आते हैं देखते हैं संघ सूची में कौन कौन विषय शामिल है। चूंकि संघ सूची में 100 विषय है और 100 विषय को याद करना व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। वैसे सूचियां जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उनका हमने कुछ वर्णन किया है यहाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में रेलवे, टीवी एंड रेडियो, बीमा, बैंकिंग, जनगणना, दिल्ली पुलिस, शेयर बाजार, विदेश से संबंधित जो कानून होते हैं, नागरिकता, ये सब संघ सूची के तहत आते हैं जिसपे संघ सरकार कानून बनाती है। ठीक उसी प्रकार राज्य सूची पर राज्य सरकार जो कानून बनाती है उसमें आ जाते हैं पुलिस, कारागार जो जेल होता है, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, रेलवे पुलिस। एक बात ध्यान देने योग्य है, रेलवे संघ सूची का विषय होता है लेकिन रेलवे पुलिस जो होता है ये राज्य सूची का विषय होता है। कृषि, भू राजस्व, स्थानीय प्रशासन जैसे पंचायत, नगर पालिका, इससे संबंधित जो कानून बनाते हैं वो राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पे जो कानून बनाती है वह
केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाती है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, अगर इसमें मतभेद उत्पन्न हो जाए तो वहां संघ सरकार का अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है वही प्रभावशाली होता है। तो हमने पहले बता दिया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और है जनगणना, नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, यह समवर्ती सूची का विषय है, जबकि संघ सूची के विषय में क्या आ जाता है, जनगणना। लेकिन समवर्ती सूची में कौन आ जाता है, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण। उसी तरह विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, या गोद लेना हो गया, ये सब किससे संबंधित हो जाते हैं, सभी समवर्ती सूची से संबंधित हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस में संघ सरकार अर्थात संसद राज्य विषयों की सूची पर भी अपना कानून बना सकती है। अगर देश में इमरजेंसी लगा हो, आपातकाल हो, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 250, जब देश में इमरजेंसी लागू हो अर्थात आपातकाल हो, तो इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर आर्टिकल 250 के तहत कानून बना सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत यह संकल्प पारित कर दे कि संसद राज्य विषयों पर कानून बनाए, तो उस कंडीशन में संसद राज्य विषयों पर कानून बना सकती है। और जब संसद आर्टिकल 249 के तहत जो कानून बनाती है राज्य विषयों पर, यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए मान्य होती है। अगर उसे और आगे बढ़ाना हो तो फिर संकल्प पारित करके फिर उस पर कानून बनाएंगे और उसे फिर आगे एक्सटेंड किया जाएगा। ऐसे आप और निरंतर आगे बढ़ाते रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 252, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर यह संकल्प पारित कर दे कि संघ हमारे लिए कानून बनाए, तो आर्टिकल 252 के तहत संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। और ये कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होते हैं जो ये संकल्प पारित किए रहते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य संकल्प पारित कर दे तो संसद आर्टिकल 252 के तहत कानून बना सकती है। और ये जो कानून बने होते हैं और राज्य मान सकते हैं, वो बाध्य नहीं होते हैं लेकिन मान सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है ये दिखाता है कि भारत देश संघात्मक राज्य है, फिर भी यह एकात्मक है, मतलब एक तरफ झुका हुआ है, अर्थात केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है, किसके तुलना में, राज्य के तुलना में, क्योंकि राज्य सरकारें कभी भी केंद्र सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अब आते हैं कि कुछ विषय तो ऐसे भी हैं जो बच गए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 100 विषय, 61 विषय और 52 विषय, इतने ही विषय है भारतीय संविधान में कार्य करने के लिए। तो आखिर उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा? वैसे विषय जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है, उसका अवशिष्ट शक्तियों के तहत केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। तो हम लोगों ने अभी अनुसूची 7 देख लिया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अब हम लोग अनुसूची 8 देखेंगे। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बात करती है। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बात करती है। हमारे संविधान में कुल कितने भाषा है? तो मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे। मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। कालांतर में इसमें बढ़ोतरी हुई। मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे, कालांतर में इसमें बढ़ोतरी हुई। सबसे पहले एक भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया, फिर 4 भाषा को जोड़ा गया और एक बार एक भाषा का नाम बदला गया। तो पहली बार जो जोड़ा गया था सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सबसे पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। यह कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया था। सबसे पहले एक भाषा को जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया था। उस समय सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। दूसरी बार 3 भाषा को जोड़ा गया था और ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो ये भाषाएं कौन थे जिसे जोड़ा गया था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा जब जोड़े गए थे तो वे 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़े गए थे। कौन कौन से भाषा जोड़े गए थे? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे याद रखने का एक तरीका है, इसमें 9 है
इसमें अड़ा है, जिसे टबड़गी न भी कहते हैं। इसमें भी अड़ा है, इसमें न है, इसमें अड़ा है, इसमें अड़ा है। अगर इंग्लिश लेटर से हम आएंगे तो यहाँ एन, यहाँ भी एन और यहाँ भी एन हो जाएगा। तो हम इसे छांटना आसान हो जाएगा कि जिस भाषा में एन 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 अर्थात न अड़ा अड़ा हो, वह कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और इसके लिए एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक को भी देखते हैं। अगर हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को स्वादिष्ट बनाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका कौन सा चीज निभाता है? नमक। अगर नमक ना हो तो खाना का स्वादिष्ट बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 8वीं अनुसूची में अगर नमक न डाला गया होता तो 8वीं अनुसूची का स्वादिष्ट बेकार हो गया होता। उसमें थे न म क। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। नमक। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। ठीक उसी प्रकार जब 4 भाषा जोड़ा गया था तो यह 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। उस समय कुल 4 भाषा जोड़े गए थे। कितने भाषा जोड़े गए थे? 4 भाषा जोड़े गए थे। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो असम में बोला जाता है, बोडो असम में बोला जाता है। डोगरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर साइड में बोला जाता है। मैथिली बिहार, उत्तरी बिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन सभी क्षेत्रों में मैथिली बोला जाता है। संथाली ये झारखंड में बोला जाता है। मणिपुरी हो गया मणिपुर में, और कोंकणी हो गया जो गोवा तरफ बोला जाता है। कोंकणी गोवा तरफ बोला जाता है। इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। बोडो, इसमें क्या है? ड है। इसमें भी क्या है? ड है। बोडो अंत हुआ ड से और यहाँ शुरुआत डोगरी हो गया ड से। इसे आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। और इसमें भी थीली है और इसमें थाली है। ये दोनों सेम है, डो डो, थीली थाली। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आसानी से याद हो गया होगा। अगर ऐसे याद ना हो तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। जैसे मैड बॉस, मान लेते हैं कि मेरा बॉस जो है वह क्या है? मैड है। मैड बॉस। मैं से क्या हो जाएगा? मैथिली। म से मैथिली। ड से क्या हो जाएगा? डोगरी। ब से क्या हो जाएगा? बोडो। और स से क्या हो जाएगा? संथाली। मैड बॉस। म से मैथिली, ड से डोगरी, ब से बोडो और स से संथाली। मैड बॉस। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह आसानी से समझ में आ गया होगा। 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया रख दिया गया। कुछ नहीं करना है, उड़िया को ओडिया में बदल देना है। यहाँ ऊ था, यहाँ ओ कर दिए, बाकी बात सब सेम ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 8वीं अनुसूची भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियोज को आप बार बार देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको और आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलते हैं 9वीं अनुसूची के तरफ। 9वीं अनुसूची मूल संविधान में शामिल नहीं था। पहला संविधान संशोधन था जिसके तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और यह जो शामिल किया गया 1951 में शामिल किया गया। आखिर भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल करना क्यों पड़ गया? यह मामला बिहार से हुआ। कामेश्वर सिंह यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से शुरू होता है, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया 1950 में कि यह जो आप कानून लाए हैं भूमि सुधार से संबंधित, यह मौलिक अधिकार का हनन करता है। आर्टिकल 14 का हनन करता है। आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार बताता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो परेशान हो गए कि आखिर जब ऐसा कानून और राज्यों में लाया जाएगा ताकि डेवलपमेंट हो सके, तो और राज्य के हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है फंडामेंटल राइट के तहत इन कानूनों को निरस्त कर सकती है। तो उस समय पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। अनुसूची 9 डाला गया। अनुसूची 9 में वैसे विषयों को डाला जाता है जिसकी कानूनी समीक्षा न हो सके
और उस पर जो राज्यों द्वारा कदम उठाए जाते हैं उस कानून के तहत, उसकी भी कानूनी समीक्षा न हो सके। तो इसका मतलब है 9वीं अनुसूची में डाले गए जो भी कानून है और उस कानून के आधार पर जो भी कदम उठाए जाते हैं राज्यों द्वारा, उसकी कानूनी समीक्षा नहीं की जा सकती है। संविधान संशोधन जो किया गया था, इसके कुछ उद्देश्य थे। पहला तो भूमि सुधार से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि उसकी कानूनी समीक्षा ना हो सके। और एक था जमींदारी प्रथा को खत्म करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। 1951 में जब पहला संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत 13 विषय को डाले गए थे, जो कि वर्तमान में कुल 284 विषय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में, कब? 2007 में आई.आर. कोएल्लो वर्सेस तमिलनाडु सरकार, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने आई.आर. कोएल्लो वर्सेस तमिलनाडु सरकार के केस में एक निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973, जिसे हम केशवानंद भारती केस के भी नाम से जानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल है, अगर वे विषय 24 अप्रैल 1973 के निर्णय से पहले शामिल है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, उसकी कानूनी समीक्षा की जा सकती है अगर वह कानून फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार का हनन करता हो और संविधान के मौलिक संरचना का अगर उल्लंघन कर रहा हो, तो इसकी कानूनी समीक्षा की जा सकती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को 9वीं अनुसूची भली बात ही समझ में आ गया होगा। एक लाइन में कहें 9वीं अनुसूची के बारे में तो ये है, तो 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून को कानूनी समीक्षा से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। लेकिन 2007 के निर्णय के बाद अब उसका भी, जो 9वीं अनुसूची में कानून डाले गए हैं, उसका भी कानूनी समीक्षा किया जा सकता है अगर वह कानून संविधान के प्रतिकूल हो तब। तो इसी तरह अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं 10वीं अनुसूची पे और वहां देखते हैं कि क्या पढ़ना है। 10वीं अनुसूची को देखने से पहले हम लोग इस ट्रिक को रिकॉल कर लेते हैं। कल हम लोगों ने 6ठी अनुसूची तक देखा था और उसका ट्रिक भी देखा था। आगे देखते हैं और फिर लास्ट में समअप कर लेंगे। स से क्या होता है? 7, अर्थात 7वीं अनुसूची, और स से क्या हो जाता है? शक्ति। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा। उसी तरह 8 को बस सीरियली है, इसको सीक्वेंस में याद कर लेंगे। 8 से क्या हो जाएगा? भाषा। इसी तरह 9 हो जाएगा भूमिधन। 9वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? भूमिधन। 8वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? भूमिधन। यहां जाते हैं दर्पण। तो 10 से क्या होता है? 10, अर्थात 10वीं अनुसूची। और 10 से क्या होता है? दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? दल बदल से संबंधित अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार 10 के बाद क्या होता है? 11, और 11 के बाद क्या होता है? 12। तो दर्पण सीक्वेंस में यहां नंबर ले लेंगे 10, 11, 12, मतलब 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। उसी प्रकार 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए 10वीं अनुसूची के बारे में देख। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वां संविधान संशोधन 52nd संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आखिर भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आखिर कुछ तो वजह रहा होगा जो भारतीय संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधान को जोड़ना पड़ गया, और वो भी अनुसूची 10 के तहत जोड़ना पड़ गया। आखिर इसका कारण क्या था? 1967 में हरियाणा की घटना है ये। एक हरियाणा विधानसभा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। उनका नाम था गयालाल और वो चले भी जाते थे। उनका नाम था गयालाल, और ये गयालाल एक दिन में 3 दल को ज्वाइन किए थे। एक दिन में 3 दल को ज्वाइन किए थे। यह घटना 1967 की है। पहले उन्होंने ज्वाइन किया एक दल को, छोड़ दिया। एक ही दिन में फिर दूसरे दल को ज्वाइन किया, छोड़ दिया। एक ही दिन में फिर तीसरे दल को ज्वाइन किया और छोड़ दिया। 1960 से 70 का जो दशक है, इस समय केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी
लेकिन अन्य प्रांत में कांग्रेस दल का सीट मेजोरिटी में होते हुए भी वो सरकार अपना नहीं बना पाती थी। क्या होता था कि कांग्रेसी जो थे वो अपना दल बदलकर दूसरे दल में चले जाते थे, जिससे क्या हुआ कि सरकार नहीं बन पाती थी। अब इससे सरकार उस समय परेशान रहने लगी और उस समय ये निजी विधेयक, सरकारी विधेयक लाया जाता था संसद में, लेकिन वह पारित नहीं हो पाता था। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने तो इन्होंने 1985 में बिल लाया और वह बिल दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन गया। 1985 में जो कानून बना दल बदल से संबंधित या 52वां संविधान संशोधन के तहत बना, तो उस समय यह कानून बना कि अगर 1/3 किसी दल के सदस्य मतलब कौन, जीते हुए सदस्य, अगर किसी दल के जीते हुए सदस्य 1/3 एक साथ अलग हो जाते हैं और अपना दूसरा पार्टी फॉर्म कर लेते हैं या किसी दूसरे दल में मिल जाते हैं तो उसे संवैधानिक माना जाएगा। अन्यथा अगर 1/3 से कम होते हैं तो उसे संवैधानिक नहीं माना जाएगा। मान लेते हैं किसी ए दल में 99 सदस्य हैं, जीते हुए सदस्य हैं, और जो बी दल में जाना चाहते हैं, तो 1985 के बाद 10वीं अनुसूची में जब कानून बन गया दल बदल से संबंधित, तो 1/3 सदस्य, तो 99 का 1/3 कितना हो जाएगा, 33। मतलब 33 सदस्य एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ अगर बी दल में मिल जाते हैं तो यह संवैधानिक है। अगर 33 से एक भी कम हो जाएगा तो वह संवैधानिक नहीं हो जाएगा और उनसे सदस्यता जा भी सकती है। अगर ये चाहे तो अपना अलग दल बना सकते हैं। दल बदल कानून को 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत और प्रभावशाली बनाया गया। अब इस समय क्या किया गया, किसी भी दल का, मान लेते हैं ए दल का, अगर 2/3 सदस्य, कितने सदस्य, 2/3, 2/3, 1985 में क्या किया गया था, 1/3, इस समय कितने थे, 1/3 सदस्य, और 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या कर दिया गया, 2/3 सदस्य। अगर किसी दल का 2/3 सदस्य दूसरे दल में जाते हैं या अलग पार्टी बनाना चाहते हैं तो उन्हें 2/3 सदस्य को एक साथ अलग होना पड़ेगा, अर्थात 66 सदस्य। अगर मान लेते हैं किसी पार्टी के पास, ए पार्टी के पास कुल 99 सदस्य है, तो यहां कितने को, एक साथ 66 सदस्य को निकालना पड़ेगा, और वो अगर चाहे तो बी दल में भी मिल सकते हैं और अगर चाहे तो अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे और सशक्त बनाया गया। दल बदल के तहत आखिर जो सदन के सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता कितने प्रकार से जा सकती है। तो सदन के राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, किसी पार्टी के सिंबल पर जीत कर जाते हैं, और एक होते हैं सदन के निर्वाचित निर्दलीय सदस्य होते हैं जो किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं होते, वो निर्दलीय होते हैं, और एक होते हैं सदन के मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन 104 यानी कि 104th संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अब क्या है, विधानसभा में और लोकसभा में किसी भी एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत नहीं किया जा सकता है। 104वां संविधान संशोधन के तहत किसी भी एंग्लो इंडियन को लोकसभा या विधानसभा में मनोनीत नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्यों को किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब आते हैं सदन के जो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, इनकी सदस्यता किस किस कंडीशन में जा सकती है। 1 नंबर, अगर किसी भी दल का सदस्य अपनी स्वेच्छा से उस दल की प्राथमिक सदस्यता त्याग दे, तो वह अगर सदन का सदस्य है, किसी भी सदन का, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या विधानसभा का, विधान परिषद का हो, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगर वह व्हिप का उल्लंघन करे, सदन में व्हिप जब जारी हो जाता है तो व्हिप का उल्लंघन करेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और सदन में पार्टी की बिना अनुमति के अगर मतदान हो रहा, उसमें अगर वह अनुपस्थित हो जाता है तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो अगर पार्टी 15 दिनों के अंदर उस सदस्य को माफी नहीं देता है तब उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन 15 दिनों के अंदर अगर माफी दे देता है अगर उस सदस्य को जिसने व्हिप का उल्लंघन किया है, पार्टी के बिना अनुमति के मतदान से अनुपस्थित रहा है, तब उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। सदन में जो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, इनमें अपवाद भी है जिनकी सदस्यता
नहीं जाएगी। सभी सदन में एक पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं, विधानसभा में भी अध्यक्ष होते हैं और विधान परिषद में सभापति होते हैं। अगर ये लोग अपनी प्राथमिक सदस्यता त्यागते हैं जिस पार्टी से जीत कर आए हुए हैं, तो इनकी सदस्यता नहीं जाएगी, इन्हें अपवाद में रखा गया है। अब आते हैं सदन के निर्वाचित निर्दलीय सदस्य। क्या सदन में जो निर्वाचित होकर आते हैं निर्दलीय, किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ रहे थे, किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ रहे थे, तो क्या इनकी भी सदस्यता जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। अगर ये जीतने के बाद सदन में चले गए और उसके बाद ये किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए, तो इनकी भी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन हाँ, सरकार को ये बाहर से समर्थन दे सकते हैं या मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर ये पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार आगे आते हैं जो सदन के मनोनीत सदस्य होते हैं। हमने बताया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अब लोकसभा या विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा में और विधान परिषद में मनोनयन अभी भी किया जाता है। तो क्या उनकी भी सदस्यता जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, लेकिन उनका कंडीशन अलग है। उनका कंडीशन है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिस दिन वो मनोनीत हो जाते हैं 6 महीने के अंदर अगर वह किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो हमने आज देखा अनुसूची 10 के बारे में, और उम्मीद करता हूं आप लोग को ये भली भांति समझ आया होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलते हैं अगली अनुसूची पे, वो है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। हमने यहां देखा था दर्पण, 10 है 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित है। 10 के बाद 11 होता है, यहाँ पर है ये पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जो शामिल किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 11वीं अनुसूची जो पंचायत से संबंधित है, यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। लेकिन यह लागू हुआ 1993 से। यह कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। इसमें कुल 29 विषय हैं जिस पे पंचायत कार्य करती है, जैसे नाला बनाना, सड़क बनाना, बाजार के बारे में देखना, मेला हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया। ये सब क्या है? पंचायत के कार्य है। ऐसे कुल 29 कार्य है। इनको अगर देखना हो कार्य क्या है इनके, तो आप बुक को रेफर कर सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उससे पहले आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में वर्णन है, लेकिन उस समय संवैधानिक दर्जा इसे नहीं मिला था पंचायत को। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 जो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से, उस समय से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक उसी प्रकार अब हम आगे आते हैं 12वीं अनुसूची पर आते हैं। 12वीं अनुसूची जो है यह नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। और यह जो लाया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और यह भी लागू जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, और यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा तब प्राप्त हुआ जब 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें कुल 18 विषय हैं। और पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इसमें कुल कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित 18 विषय हैं, जबकि पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। हमारा जो देश है भारत, यह गांवों का देश है। तो यहाँ ज्यादा गांव होगा या शहर होगा? यहाँ ज्यादा गांव होगा और शहर कम होगा। तो याद रखने के लिए है कि गांव ज्यादा है तो यहाँ विश्व की संख्या ज्यादा है, शहर कम है भारत में तो शहरों की संख्या कम है। अगर इसमें हम 1 जोड़ दें, 1 में 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 2। अगर 8 में हम अगर 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 29। 1 में 1 जोड़ दें, जैसे यहाँ 18 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ जोड़ दें 1 1 दोनों में तो क्या बन जाएगा? 29।
या फिर 29 में से एक एक घटा दें तो क्या बन जाएगा 18। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को 12वीं अनुसूची भी भली बात समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग आगे इस ट्रिक को देखते हैं और टेक्निक को भी देखते हैं कि अनुसूची हम कैसे भली बात याद रख सकते हैं। रावेश नाम का एक व्यक्ति है जो राज्यसभा में जन अर्थात लोगों का शक्ति को प्रदर्शित करता है, लोगों के शक्ति को प्रदर्शित करता है और उसके भाषा में, लोगों के भाषा में उसके भूमि धन का संरक्षण भी करता है, इसलिए वो लोगों का क्या है, दर्पण है। तो हमने क्या देखा था, एक में एक पहली अनुसूची में हमने क्या देखा था, राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कुल हो जाते हैं 36। वह से हमने क्या देखा था, वेतन भत्ता देखा था। किनका वेतन भत्ता देखा था, संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए पदाधिकारी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन लोगों का हमने देखा था। से क्या है, शपथ ग्रहण है। तो इसमें शपथ ग्रहण में हम लोग किनका देखते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गए उनका शपथ ग्रहण देखते हैं, मंत्री का शपथ ग्रहण देखते हैं, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, और भी बहुत सारे हैं। डिटेल्स देखने के लिए आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। राज्यसभा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, चौथा अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता, तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में कि किस राज्य को, किस केंद्र शासित प्रदेश को कितने सीट्स मिलेंगे। और 5 में हमने क्या देखा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यहां हमने एससी और एसटी का जो कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र है उसके बारे में देखते हैं। उसी तरह छठी अनुसूची में हम लोग सिर्फ 4 राज्यों के बारे में देखते हैं। एटीएम में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जो कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र है। यहां हम लोग एसटी के बारे में ही देखते हैं, एससी के बारे में नहीं देखते हैं। यहां क्या है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची बताता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाषा है, कुल 22 भाषा है। शुरू में सिर्फ 14 भाषा थे, बाद में 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, कुल 22 भाषा हो गए। ये भूमि धन से संबंधित है 9वीं अनुसूची। और यहाँ 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। तो आप लोग अगर इस चीज को, इस टेक्निक को, इस ट्रिक को अगर याद कर लेंगे, सीक्वेंस में ही याद करना है और सीक्वेंस में ही नंबरिंग करना है, यहाँ मे को नहीं लेना है, मे को क्रॉस कर देना है, तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप लोग ट्रिक को नहीं अपनाएंगे और टेक्निक को नहीं अपनाएंगे तो अनुसूचियां हमेशा भूलते रहेंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल है, मेरा ही नहीं और भी लोगों का प्रैक्टिकल है कि अनुसूची को बार बार करने के बावजूद भी लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए इस टेक्निक को मैं तो कहूंगा याद कर लें, आसान है। उसके अलावा एक टेक्निक पे आते हैं। पहली अनुसूची राज्य क्षेत्र के बारे में बातचीत करता है, दूसरी अनुसूची वेतन के बारे में बातचीत करता है, मतलब पैसा के बारे में बातचीत करता है। तो पैसा आदमी 2 नंबर से भी कमाता है, 1 नंबर से भी कमाता है, 2 नंबरी पैसे भी होते हैं। तो 2 पे हम क्या मान लेंगे, वेतन भत्ते हो जाएंगे। और 3 पे मैं संवैधानिक पदाधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बात कर रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। और 3 में क्या हो जाएगा, शपथ। शपथ में कुल कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, शपथ। वेतन में भी 3 अक्षर है, कंफ्यूज नहीं होना है, वेतन में भी 3 अक्षर है और शपथ में भी 3 अक्षर है। तो यहां हम शपथ को लेंगे, वेतन के लिए हमने टेक्निक बता दिया। चौथा हो जाएगा राज्यसभा के लिए कि 4 लोग मिल गए, राज्यसभा का गठन कर लिए, जबकि राज्यसभा में 4 लोग नहीं है, ज्यादा है। जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। उसी तरह यहाँ 5वीं अनुसूची, तो हम एस की तरह भी 5वीं अनुसूची लिखते हैं। तो एस से क्या हो जाता है, एससी और एसटी। ठीक 5वीं अनुसूची के बाद क्या हो जाता है, 6ठी अनुसूची हो जाता है, तो यह सिर्फ एसटी के लिए हो जाता है। 8वीं अनुसूची हो जाता है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची हो जाता है शक्ति के बारे में। 100 से क्या होता है 7 और 100 से क्या हो जाता है शक्ति। शक्ति किन के बीच में बंटवारा होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के शक्तियों के बीच में बंटवारा होता है। ठीक उसी प्रकार आ जाएंगे 8 में। 8 क्या हो जाएगा, ये भाषा से संबंधित है। 9 क्या हो जाएगा, भूमिधन। और 10 से क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। और 10 से क्या हो जाएगा, दल बदल। और प से क्या हो जाएगा, पंचायत, जो कि 11वीं अनुसूची है। और 12 से क्या हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा, नगर पंचायत, जो कि 12वीं अनुसूची है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को भली बात ही समझ में आए होंगे। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।